चला करती थी, लगभग इस देश के हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता था और हर 5 गांव में एक सर्जन होता था। ये 1860 तक की कहानी है भारत की। भारत के हर गांव में एक वैद्य जो जड़ी बूटियों से चिकित्सा करे और हर 5 गांव के बीच में एक सर्जन जो जरूरत पड़ने पर सर्जरी करे। और सर्जरी गंभीर से गंभीर, जैसे किसी का कान कट गया, जैसे किसी की नाक कट गई तो कान को जोड़ देना, नाक को जोड़ देना, किसी के शरीर के अंग का कोई एक बड़ा हिस्सा गल गया, सड़ गया, जल गया, उस हिस्से को दूसरे जगह से चमड़ा उतार कर ट्रांसप्लांट कर देना, जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में, वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में। हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से कि गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे और 20-25 दिन से लेके 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाएगी। और आप एक्सरे करा लो तो हड्डी का इंच से इंच मिला लो, इतनी बेहतरीन जुड़ाई हड्डी की वो करते हैं। उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड का कोई सिस्टम नहीं है, एमआरआई की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाथों में ऐसी कला है, हाथों में इतना हुनर है कि पकड़ के बिठा दिया तो हड्डी का वही हिस्सा वहां बैठेगा जहां पर उसको जुड़ना है। वो एमबीबीएस नहीं है, वो एमडी नहीं है, वो बीएएमएस नहीं है, वो बीएचएमएस नहीं है, लेकिन भगवान का दिया हुआ हुनर और पुरखों से सीखी हुई कला इतनी जबरदस्त उनके हाथों में है कि हाथों से हड्डियां जोड़ते। भारत के इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि हर गांव में जो वैद्य होता था, ऐसे ही लगभग हर 2 गांव में एक हाड़ वैद्य हुआ करता था, हर 5 गांव में लगभग एक सर्जन हुआ करता था। सब तरह के चिकित्सा के काम ये गांव में हो जाया करते थे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गांव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की मां गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मैंने ऐसी माताओं को देखा है इस देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, कि बच्चे का जन्म इतनी आसानी से करा देती हैं कि कोई अच्छा से अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट नहीं करा सकता उस काम। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना, उनको भी तकलीफ आ जाती है। ऐसी माताओं को मैंने देखा अपनी आंखों से बच्चों का प्रसव कराते हुए। और सब घर में लगभग ऐसी माताएं हुआ करती थी। एक घर में न मिले तो पड़ोसी के घर में तो आराम से मिला करती थी। तो बच्चों के जन्म हो या उनके दूसरे बीमारियां हो या बड़े होने पर बीमारियां हो, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी। और जिन अंग्रेजों ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर अभ्यास किया, जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज था डॉक्टर बेंजामिन करके, एक डॉक्टर लैंकेस्टर जिसने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर अभ्यास किया, वो कहते हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखकर तो हम अभिभूत हैं कि ऐसी सुंदर, इतनी व्यवस्थित सारी चिकित्सा यहाँ चलती है। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर, वो ये कि किसी को 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता बड़ी से बड़ी चिकित्सा कराने के लिए, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा निःशुल्क होती है इस देश में। तो आप बोलेंगे फिर वैद्यों का काम कैसे चलता था, सर्जनों का काम कैसे चलता था? उनका भी तो जीवन होता है, रोजी रोटी उनकी भी होती है। तो पता चलता है कि गांव के सब लोग मिलकर वैद्य जी का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर सर्जन का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर हाड़ वैद्य का घर चलाते थे। माने वैद्यों को, चिकित्सकों को अपनी उपजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जो भी उनके घर आता था कुछ ना कुछ लेके आता था। और हमारे देश में तो कहा गया है, चिकित्सक के घर जाओ, गुरु के घर जाओ और बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। अब चिकित्सकों के घर इतने लोग आते होंगे तो कुछ ना कुछ लेके आते होंगे, तो उससे उनकी व्यवस्था चलती थी। बहुत अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था रही। और उसका कारण यह था कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां चूंकि इस देश में गांव-गांव में होती रही, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था स्वावलंबी रही। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था